हेलो प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक का 7th लेसन करेंगे। 7th लेसन है द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। द इंटरव्यू, जो इंटरव्यू तो आप समझते ही हैं। इंटरव्यू मतलब किसी से सवालात करना और वो उसके जवाब देता है किसी, ताकि बाकी जनता को पता चल सके कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। वो जो इंटरव्यू एक कला है। सो द इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू लेना किसी का, इस लेसन को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में सिर्फ ये बताया गया है कि इंटरव्यू के बारे में लोगों की क्या ओपिनियन है, और कुछ जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, उनकी ओपिनियन बताएगी, सेलिब्रिटीज की ओपिनियन बताइए, उनकी राय बताइए कि वो इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ लोग बुरा मानते हैं। अच्छा क्यों मानते हैं, बुरा क्यों मानते हैं, इसके बारे में फर्स्ट पार्ट में इंटरव्यू के बारे में बताया गया है कि इंटरव्यू के बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में ओरिजिनल इंटरव्यू का कुछ अंश दिया हुआ है, जो कि लिया गया था उम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया गया था मुकुंद पद्मनाभन के द्वारा। मुकुंद के द्वारा जो उम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया गया था वो दिया गया है, उसका कुछ अंश दिया गया है। तो पार्ट दो भागों में विभाजित है। देखते हैं पहले पार्ट में क्या दिया गया है। ये है पेज नंबर 68 पे। पहला पार्ट बताता है कि ये जो इंटरव्यू का जो सिस्टम है ये लगभग 130 वर्ष पुराना है। 130 इयर्स ओल्ड सिस्टम है। ये मैंने सारे मेन पॉइंट जो है बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। इसको हम लास्ट में दोबारा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे इन पॉइंट्स की हेल्प से आंसर्स दिए जा सकते हैं। बहरहाल इस फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। हजारों 130 साल पुराना जो सिस्टम है, हजारों लोगों की, हजारों सैकड़ों सेलिब्रिटीज की, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लिए जा चुके हैं, छप चुके हैं इस दौरान। अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है इंटरव्यूज के बारे में। कुछ लोग जो इसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं इसके बारे में, वो ये कहते हैं कि इट इज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ। ठीक है, कि इंटरव्यू लेना जो है एक ट्रूथ को पता लगाने का, सच्चाई को पता लगाने का एक तरीका है, एक स्रोत है। कुछ लोग फिर ये भी मानते हैं दैट इन इट्स प्रैक्टिस में इंटरव्यू लेना अपने आप में एक आर्ट है। ठीक है, एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है, अपने आप में एक आर्ट है। जबकि कुछ लोग इसे ऐसा मानते हैं दैट इट इज एन इंट्रूजन इनटू द लाइव्स ऑफ अदर्स, कि ये दूसरों के जीवन में दखलंदाजी करना है, गलत है। ठीक है, वो इसे डिस्पाइज करते हैं, इससे घृणा करते हैं, इसे बुरा मानते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार की दखलंदाजी है किसी के जीवन में। अलग अलग जो सेलिब्रिटीज हैं उनके अलग अलग व्यूज हैं इंटरव्यू के बारे में। इसमें जो मेन सबसे पहले जो बुक में दिए हुए हैं, सबसे पहले वीएस नायपॉल के बारे में दिया हुआ है। वीएस नायपॉल एक जाने माने लेखक हैं, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला 2001 में। सो वीएस नायपॉल कहते हैं कि इंटरव्यू जो है ही इज वुंडेड बाय इंटरव्यू, वो कि इंटरव्यू जो है उसको जख्म कर देते हैं, उसको घायल कर देते हैं। तो इंटरव्यू के बारे में उनके नेगेटिव विचार हैं। उसके बाद आया है लुइस कैरोल की एलिस इन वंडरलैंड। अगर आपने सुना हो, एलिस इन वंडरलैंड के राइटर हैं लुइस कैरोल। लुइस कैरोल जो है ही हैड ए हॉरर ऑफ इंटरव्यू, कि वो इंटरव्यू से डरता था, भयावह मानता था वो इंटरव्यू को। फिर रुडयार्ड किपलिंग है। रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक, वो मोगली वाला तो तुमने देखा होगा ना, टीवी पे देखा होगा या सुना तो होगा कम से कम। जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई है। सो रुडयार्ड किपलिंग बोलते हैं इसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में, कि इंटरव्यू इमोरल है, अनैतिक है, गलत है। और एंड इट इज ए टाइप ऑफ असॉल्ट। किसी का इंटरव्यू लेना एक प्रकार की क्या है, असॉल्ट है, एक प्रकार का अटैक है उसके ऊपर, गलत है। इनके भी नेगेटिव व्यूज हैं। फिर एच.जी. वेल्स है। एच.जी. वेल्स जिसने, वो इनकी फेमस बुक है द टाइम मशीन। जो भी ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। द टाइम मशीन, एच.जी. वेल्स बोलते हैं कि इट इज लाइक अ थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। आप किसी का इंटरव्यू लेते हो, वो एक प्रकार से थंब प्रिंट है। थंब मतलब अंगूठा का प्रिंट ऑन विंड पाइप ये होती है। तो कोई अंगूठा आपके विंड पाइप पर रख दे तो आपको क्या होगा, सफोकेशन होगा। तो एच.जी. वेल्स का कहना है कि जिसका इंटरव्यू लिया जाता है उसको सफोकेशन फील होती है। तो ये इनके सबके सेलिब्रिटीज के विचार जो है ये नेगेटिव ही है इंटरव्यू के बारे में, और इन्होंने किसी ने भी अच्छा कोई विचार नहीं दिया है। लेकिन फिर भी बावजूद इन सब चीजों के इट इंटरव्यू गिव्स मोस्ट विविड इंप्रेशन अबाउट आर कंटेम्परेरीज। कंटेम्परेरीज समझिए क्या होते हैं। कंटेम्परेरीज क्या होते हैं? कंटेम्परेरी होते हैं पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, समकालीन।
समकालीन अर्थात जो लोग एक ही समय पर धरती पर जिंदा होते हैं आपस में, वो एक दूसरे के कंटेम्परेरी होते हैं या समकालीन होते हैं। भाई या तो हमारे पूर्वज होंगे या हमारी आने वाली पीढ़ियां होंगी, लेकिन जो लोग हम एक साथ अभी जिंदा है धरती पे, हम आपस में एक दूसरे के समकालीन हैं। आप ऐसा समझिए कि आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, आप यहाँ इंडिया में पढ़ रहे हैं तो आप छात्र हैं, कोई अफ्रीका में भी पढ़ रहा होगा, बच्चे पढ़ रहे होंगे, अमेरिका में भी पढ़ रहे होंगे, इंग्लैंड में भी पढ़ रहे होंगे, है ना, ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ रहे होंगे, ऐसे सभी देशों में पढ़ रहे हैं। तो आप सब बच्चे जो अलग अलग देशों में हैं, अलग अलग स्थान पे हैं, अभी इस समय जो छात्र हैं वो सारे आपस में एक दूसरे के कंटेम्परेरी स्टूडेंट्स हैं, कंटेम्परेरी स्टूडेंट्स हैं, समकालीन छात्र हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक अच्छा तरीका है अपने समकालीन को जानने का, मोस्ट विविड इंप्रेशन ऑफ आवर कंटेम्परेरीज। इंटरव्यू एक अच्छा माध्यम है, इन सब कमियों के बावजूद इंटरव्यू एक बहुत अच्छा माध्यम है टू हैव एन इंप्रेशन ऑफ आवर कंटेम्परेरीज, अपने कंटेम्परेरीज के बारे में जानने का। इसके साथ साथ इट इज अ सुप्रीम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। और दूसरी अच्छी बात क्या है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन टू अनदर। एक आदमी दूसरे आदमी से क्वेश्चन पूछता है और लगभग सारी चीजें हमारे पास पहुंच जाती हैं। उसके जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उसका सारा जो दिमाग है वो उसमें क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है, क्या उसे पसंद है, क्या नापसंद है, सारी बातें जो है जो सुन रहा है या जो पढ़ रहा है उस तक पहुंच जाती हैं। ये दो इसके इंटरव्यू के लाभ हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि कुछ ने इसको अच्छा बताया, कुछ ने बुरा बताया, बाकी चारों ने अपनी ओपिनियन दी, लेकिन कुल मिला के ये दो लाभ है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि ओरिजिनल इंटरव्यू है, ओरिजिनल इंटरव्यू लिया गया है। सेकंड पार्ट ये है, ओरिजिनल इंटरव्यू लिया गया है उम्बर्टो इको का, और लिया किसने, मुकुंद ने। न्यूज़पेपर के लिए, द हिंदू न्यूज़पेपर के लिए ये इंटरव्यू लिया गया था उम्बर्टो का। उम्बर्टो कौन थे? उम्बर्टो जो थे, ही वाज अ प्रोफेसर एट ए यूनिवर्सिटी इन इटली। वो एक प्रोफेसर थे इटली में, यूनिवर्सिटी में। और उनकी क्या खास बात थी? खास बात ये थी कि उन्होंने लिटरेरी फिक्शन लिखा। फिक्शन समझते हो? फिक्शन समझते हो? फिक्शन और नॉन फिक्शन दो चीजें होती हैं, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। फिक्शन होता है काल्पनिक, आपने कोई काल्पनिक कहानी बनाई, ठीक है, भाई एक ऐसा ऐसा इस नाम का किसान था, वो वहां रहता था, ये करता था, आपने कोई काल्पनिक कहानी बनाई, उसको फिक्शन बोलते हैं। जो नॉवेल्स होते हैं जो आप पढ़ते हो, ये सब फिक्शन होते हैं। फिक्शन का मतलब कोई काल्पनिक कहानी जो सत्य नहीं है, ये फिक्शन होता है। फिर दूसरी तरफ आप फिजिक्स की किताब पढ़ते हो, केमिस्ट्री की पढ़ते हो, हिस्ट्री की पढ़ते हो, वो सब काल्पनिक नहीं है। जो काल्पनिक नहीं है वो नॉन फिक्शन होता है। फिक्शन, नॉन फिक्शन। फिक्शन माने कोई काल्पनिक कहानी, नॉन फिक्शन माने जो काल्पनिक नहीं है, जैसे आपकी साइंस की बुक्स, ये काल्पनिक नहीं है। सो इन्होंने फिक्शन लिखा, इन्होंने एकेडमिक टेक्स्ट लिखी, जो सिलेबस की बुक्स होती हैं यूनिवर्सिटी की, वो लिखी, इन्होंने एसेज लिखे बहुत सारे, इन्होंने चिल्ड्रन बुक्स लिखी बहुत सारी, इन्होंने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखे बहुत सारे। ये सब इनकी काबिलियत है, ये खूबी है इनकी। इतनी सारी चीज लिखने के बाद अब इंटरव्यू शुरू होता है। देखिए, मुकुंद पूछता है कि आप नॉवेलिस्ट भी हैं और एकेडमिक भी हैं। ही इज अ नॉवेलिस्ट एज वेल एज एन एकेडमिक, क्योंकि इन्होंने एक नॉवल भी लिखा था। वैसे तो 5 नॉवल लिखे थे, एक नॉवल जो इनका बहुत मशहूर हुआ था उसके नेम ऑफ द रोज, उसकी वजह से लोग इन्हें नॉवेलिस्ट के तौर पे जानते हैं, और एकेडमिक ये मूल रूप से थे ही, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। सो आप एक मुकुंद पूछता है, आप एक नॉवेलिस्ट भी हैं और आप एक एकेडमिक भी हैं, ठीक है, हाउ कैन वन मैन डू ऑल द थिंग्स? एक आदमी इतने सारे काम कैसे कर सकता है? नॉवेलिस्ट भी है, एकेडमिक भी है, लिटरेरी फिक्शन भी लिखता है, एकेडमिक टेक्स्ट भी लिखता है, एसेज भी लिखता है, चिल्ड्रन बुक्स भी लिखता है, न्यूज़पेपर्स भी लिखता है, ठीक है, ये चिल्ड्रन है, CHIL, चिल्ड्रन बुक्स भी लिखता है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी लिखता है। कैसे एक आदमी इतने सारे काम कर सकता है? तो इस पे क्या जवाब देते हैं उम्बर्टो इको कहते हैं कि नो, that is more difficult to explain. I am doing the same thing always. कि मैं इतने सारे काम नहीं कर रहा, मैं एक ही काम कर रहा हूं हमेशा। I am doing the same thing always. कैसे? क्योंकि उम्बर्टो इको बताते हैं कि मेरा अपना एक फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है, मेरा अपना फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है, और आप पाएंगे कि सब चीजों में, जो जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूं, सब में मैं वही अपना फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट जो है उसी को फॉलो कर रहा हूं। कैसे? कि आप
जब मेरी चिल्ड्रन बुक्स देख लीजिए, मैं उसमें नॉन वायलेंस के बारे में, अहिंसा के बारे में लिखता हूँ, पीस शांति के बारे में लिखता हूँ। यही मेरी फिलॉसफी है जीवन में, वही मैं चिल्ड्रन बुक्स में लिखता हूँ, वही सारी चीज़ों में मैं अपने फिलोसफिकल इंटरेस्ट ही खोजता हूँ, उसी के बारे में लिखता हूँ। फिर एक सीक्रेट है उम्बर्टो इको का कि उनके पास इतना समय कहाँ से आता है, ठीक है, कैसे उनके पास इतना समय कहाँ से आता है, उसके बारे में हमें और बताएंगे। एक्चुअली वो क्या करते हैं, वो एम्प्टी स्पेसेस को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? एम्प्टी स्पेसेस को यूज करते हैं। एम्प्टी स्पेस क्या होते हैं, ये अब दूसरा सवाल है। देयर आर लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। वो यूनिवर्स का एग्जांपल देते हैं, संसार का एग्जांपल देते हैं कि इस संसार में जैसे मान लीजिए एटम्स ही हैं, एटम्स के अंदर भी, परमाणु के अंदर भी बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है, बहुत सारा खाली स्थान होता है। यदि आप सभी परमाणुओं के, इस विश्व में जितने भी परमाणु हैं, उन सभी परमाणुओं के जो एम्प्टी स्पेस है, बीच में जो खाली जगह है, वो हटा दो, वो खाली जगह हटा दोगे तो पूरी यूनिवर्स एक मुट्ठी में आ जाएगी। बस इतनी सी यूनिवर्स है। तो सारा स्पेस किसने घेरा हुआ है? एम्प्टी स्पेसेस ने घेरा हुआ है। एम्प्टी मतलब खाली, स्पेस माने स्थान, वो खाली स्थानों ने घेरा हुआ है। एज बिग एज माई फिस्ट, ये बताते हैं पेज नंबर 70 पे, लास्ट लाइन यही है कि वो एक मुट्ठी के बराबर रह जाएगी यूनिवर्स, बस इसके सिवाय कुछ नहीं है। वो बताते हैं कि वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, हम सबके पास बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है, सबके पास होता है। एम्प्टी स्पेस से सर आपके, इन्हीं को इन्होंने अपना नाम दिया, इन्होंने ये नाम दिया था, इंटरस्टाइसेस बोलते हैं इसको, एम्प्टी स्पेसेस को। ये एम्प्टी स्पेसेस क्या होते हैं, ये दूसरी बात समझने की है यहाँ पर, कि जैसे ये एग्जांपल देते हैं कि आप वेट कर रहे हैं किसी का, ठीक है, और लिफ्ट नीचे वाले माले से मान लीजिए ऊपर वाले माले पे आनी है, आप 10वें माले पे हैं, आपने देखा लिफ्ट अभी ये पहले माले से चली है, 10वें माले तक आएगी, तब तक आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, खाली खड़े, ये एम्प्टी स्पेस है। आप स्कूल बस से आते हैं मान लीजिए, ठीक है, सुबह घर से आप बैठ लिए बस में और मान लीजिए 20 मिनट लगते हैं आपको स्कूल पहुंचने में, बीच का रास्ता 20 मिनट क्या करते हो आप? कुछ नहीं, ये एम्प्टी स्पेस है। आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है, बेल हो गई है, पिछला टीचर चला गया है, आपने बुक्स अंदर कर दी है, बेल हो गई है, नेक्स्ट टीचर को आने में 7 मिनट लगे मान लीजिए, 7 मिनट क्या थी? ये एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। शाम को स्कूल की छुट्टी हो गई या आपके कॉलेज की छुट्टी हो गई, आप बस में बैठ गए, लेकिन बस अभी चली नहीं है, ये एम्प्टी स्पेस है। बस चल के जब स्कूल घर पहुंचेगी, ये एम्प्टी स्पेस है। कहने का अर्थ क्या है कि ऐसे हमारे पास बहुत सारे एम्प्टी स्पेस होते हैं। संडे को मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आपने 5 घंटे पढ़ लिया, 1 घंटे का में काम कर लिया, ठीक है, तो दिन में आपके पास 16 घंटे होते हैं काम करने के लिए, बाकी टाइम क्या है? खाली है सारा। तो छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, हर आदमी के पास छोटा छोटा समय होता है जिसको वो वेस्ट कर देता है, जिसकी वो कीमत ही नहीं समझता। एम्प्टी स्पेस हर आदमी के पास होता है और उसको यूटिलाइज करना चाहिए, ये उम्बर्टो इको बताते हैं। और उन्होंने भी ये सारा जो काम किया है, ये एम्प्टी स्पेसेस को यूज करके किया है। 22 ईयर्स की उम्र में ही हालांकि ये समझ गए थे उम्बर्टो इको कि मेरा जो नेचुरल स्टाइल है वो नरेटिव स्टाइल है, नरेट करने का। इनको किसी चीज को नरेट करने का बहुत जो है ना इंटरेस्ट था, और यही जो इनका जो नरेटिव एस्पेक्ट था, इसी को परस्यू करने के लिए, इसी को पूरा करने के लिए इन्होंने नॉवल लिखा, क्योंकि नॉवल में नरेट ही करनी होती है आपको स्टोरी। 50 साल की उम्र में इन्होंने वो नॉवल लिखा, और वो जो नॉवल है वो नेम ऑफ द रोज जो मैंने आपको बताया, इट वॉज बाई एन एक्सीडेंट, इट वॉज बाई एन एक्सीडेंट। लेकिन वो जो नॉवल है इनका बहुत हिट रहा। नॉवल लिखा इन्होंने सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो अपना नरेट करने का टेस्ट जो है, उनको वर्णन करना उनको अच्छा लगता था, कहानी टाइप बताना उनको अच्छा लगता था। उस शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने नॉवल लिखा था, और वो नॉवल हो गया बहुत ज्यादा हिट, बहुत ज्यादा पॉपुलर, फेमस, बहुत फेमस। लेकिन अब बात ये थी कि ऐसे मोस्ट ऑफ द पीपल टेक हिम एज ए नॉवलिस्ट। ज्यादातर लोग जो हैं वो अब उम्बर्टो इको को नॉवलिस्ट के तौर पे जानते हैं, क्योंकि उनका ये नॉवल था नेम ऑफ द रोज, ज्यादा हिट हो गया था, ठीक है। लेकिन खुद उम्बर्टो इको अपने बारे में क्या सोचते हैं? मुकुंद ने ऐसा सवाल किया है। उम्बर्टो इको कहते हैं, आई कंसिडर माई सेल्फ एज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मैं अपने आप को यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कहलवाना पसंद करता हूं, नॉट ए नॉवलिस्ट। अपने आप को मैं नॉवलिस्ट कहलवाने की बजाय यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कहलवाना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूं, मैं पेन क्लब्स में जाता हूं, मैं राइटर्स या एकेडमिक कम्युनिटी के साथ अपने आप को जोड़ पाता हूं, एकेडमिक समुदाय के साथ अपने आप को जोड़ पाता हूं, ना कि नॉवलिस्ट के साथ। तो मुझे एक एकेडमिक बुलाया जाए या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के नाम से जाना जाए, वो ज्यादा पसंद है, बजाय कि नॉवलिस्ट के तौर पे जाना जाए। लेकिन
अब ये जो इनका नॉवल भी था, जो द नेम ऑफ द रोज, ये कोई सिंपल नॉवल नहीं था। नेम ऑफ द रोज जो है, इसमें मेटाफिजिक्स थी, बहुत ज्यादा रहस्यमयी टाइप, जो डिटेक्टिव टाइप नॉवल था ये। इसमें थियोलॉजी थी, भगवान के बारे में बहुत सारी चीजें थी, और इसमें हिस्ट्री भी थी। ये तीनों चीजों का मिक्स था, ये कॉम्बिनेशन था। सो दिस नॉवल वाज नॉट सिंपल जस्ट फॉर फन टाइप, नो, इट वाज वेरी डीप, इट वाज वेरी डीप, एंड स्टिल इट वाज अ ग्रेट हिट, इट वाज अ ग्रेट हिट। तो मुकुंद जो है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो पूछता है उम्बर्टो इको से कि तुम कहीं कंफ्यूज तो नहीं थे कि तुमने उसमें एक नॉवल में यार मेटाफिजिक्स भी डाल दिया, थियोलॉजी भी डाल दिया, हिस्ट्री भी डाल दिया, है ना। मेटाफिजिक्स रहस्य, थियोलॉजी भगवान के बारे में, हिस्ट्री आप समझते हैं, सब कुछ डाल दिया। इस पर बड़ा सुंदर जवाब दिया उम्बर्टो इको ने। देखिए, मैं वही लाइन पढ़ना चाहूंगा। नो, जर्नलिस्ट्स आर पजल्ड and sometimes publishers, and this is because journalists and publishers believe that people will like trash. उसने कहा कि मैं कंफ्यूज नहीं था, मुझे पता था मैं क्या लिख रहा हूं और मैं ठीक लिख रहा था। कंफ्यूज होते हैं या तो जर्नलिस्ट तुम्हारे जैसे, या पब्लिशर्स, या जो छापते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि लोगों को कचड़ा ही पसंद आता है, जबकि ऐसा नहीं है। लोगों को आप अच्छी चीज देंगे तो अच्छी चीज भी पसंद आती है, और मेरा ये नॉवल हिट होना इस बात का सबूत है कि लोगों को कचड़ा पसंद नहीं आता है, लोगों को अच्छी चीज भी पसंद आती है। कोई हो सकता है एक आधा नॉवल वैसा भी चल गया हो, लेकिन लोग अच्छी चीज पसंद करते हैं। 10 से 15 मिलियन कॉपीज, 10 to 15 मिलियन कॉपीज वर सोल्ड। 10 से 15 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। फिर भी उम्बर्टो इको कहता है कि 10 से 15 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई तो भी मैं एक बहुत छोटी जनसंख्या तक पहुंच पाया, हालांकि वैसे ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। वो ये कहते हैं कि बट दिस एग्जैक्टली, लेकिन इसी टाइप के रीडर्स मैं चाहता हूं, जिन तक मैं पहुंचना चाहता था उन तक मैं पहुंच गया। उसके बाद उम्बर्टो इको बताते हैं कि अमेरिकन पब्लिशर, जब ये बात शुरू हुई थी इसको पब्लिश करने की, तो अमेरिकन पब्लिशर ने ये कहा था कि 3000 से ज्यादा कॉपीज नहीं बिकेंगी अमेरिका में। 3000 से ज्यादा कॉपीज बिकने के कोई चांस नहीं थे अमेरिका में, लेकिन वहां पर भी 2 से 3 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई। जहां कहा 3000, कहा 2 से 3 मिलियन कॉपीज वर सोल्ड इन अमेरिका ओनली, एंड 10 to 15 मिलियन कॉपीज वर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में 10 से 15 मिलियन कॉपी बिकी, और सिर्फ अमेरिका में 2 से 3 मिलियन कॉपीज बिकी। किसकी? नेम ऑफ द रोज नामक नॉवल की। और इसी से उन्हें पहचान मिली कि जो एज ए नॉवलिस्ट। अब ये पॉपुलर क्यों इतना हुआ, क्यों इतना फेमस हुआ, इसके बारे में उम्बर्टो इको कहते हैं कि शायद ये नॉवल अगर 10 साल पहले लिखा जाता तो भी ये इतना पॉपुलर नहीं होता, शायद 10 साल बाद लिखा जाता तो भी इतना पॉपुलर नहीं होता, शायद यही इसका सही समय था। फिर भी ये क्यों इतना पॉपुलर हुआ, वो खुद उम्बर्टो इको के लिए भी एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है। यहां पर स्टोरी खत्म हो जाती है, इट इज स्टिल ए मिस्ट्री। देखिए, एक बार क्विकली हम इसको रिवाइज कर लें। स्टोरी है द इंटरव्यू। द इंटरव्यू 2 पार्ट्स में दी हुई है। पहले पार्ट में ओपिनियन बताएगा इंटरव्यू के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। दूसरे पार्ट में एक्चुअल एक इंटरव्यू दिया गया है, इंटरव्यू लिया गया है उम्बर्टो इको का, और लिया है मुकुंद ने। ठीक है, द हिंदू नामक न्यूज़पेपर के लिए उम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया गया है मुकुंद के द्वारा। ठीक है, पहले पार्ट में हम देखते हैं जिसमें इंटरव्यू के बारे में बताता है कि लोग 130 साल से ये इंटरव्यू की प्रथा चली आ रही है, लोग ले रहे हैं इंटरव्यू। ओपिनियन क्या है, लोगों की राय क्या है। कुछ लोगों की अच्छी ओपिनियन है, कुछ लोगों की इसके बारे में बुरी ओपिनियन है। जिन लोगों की अच्छी ओपिनियन है वो कहते हैं इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ। ठीक है, सच्चाई को जानने का एक तरीका है इंटरव्यू, एंड इन प्रैक्टिस इट इज एन आर्ट, और इंटरव्यू लेना अपने आप में एक आर्ट है। ये पॉजिटिव जो ओपिनियन रखते हैं वो। जो नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं वो ये कहते हैं इट इज एन इंट्रूजन इनटू लाइफ्स। वो ये कहते हैं कि इंटरव्यू जो है वो किसी की लाइफ में दखलंदाजी देना है, जो कि गलत है। फिर मैंने 4 पार्ट में जैसा दिया, 4 जो राइटर्स थे उनके क्या ओपिनियन है वो बताए गए हैं। वीएस नायपॉल जो एक नोबेल प्राइज विजेता राइटर है, ही सेज इट इज अ वुंड, ही इज वुंडेड बाय इंटरव्यू, क्योंकि उनका इंटरव्यू जब लिया जाता है तो उन्हें जख्म हो जाता है, घाव हो जाता है। ठीक है, इतने नेगेटिव ओपिनियन इनकी भी। लुइस कैरोल जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखा था, वो कहते हैं ही हैज अ हॉरर ऑफ इंटरव्यू, उसे इंटरव्यू से डर लगता है।
रुडयार्ड किपलिंग जो जंगल बुक आपने पढ़ी होगी, जंगल बुक के जो लेखक हैं वो कहते हैं इट इज इमोरल, इंटरव्यू लेना किसी का अनैतिक है, इट इज एन असॉल्ट, इट इज अ टाइप ऑफ अटैक, ये गलत है। फिर H.G. वेल्स जिनकी जो बहुत फेमस बुक है द टाइम मशीन, H.G. वेल्स कहते हैं इट इज थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, कि उनका इंटरव्यू लेने से उन्हें सफोकेशन होने लगती है, ऐसा लगता है कि कोई अंगूठा जो है उनकी विंड पाइप पे दबा रहा है और उन्हें घुटन होनी शुरू हो गई है। फिर भी इन सब कमियों के बावजूद हम ये समझ पा रहे हैं कि इंटरव्यू गिव्स अ विविड इंप्रेशन ऑफ आवर कंटेम्परेरीज, जो हमारे आसपास के लोग हैं जिनके बारे में आम जनता जानना चाहती है, उसका काफी विविड इंप्रेशन हमें मिलता है, काफी जानकारी हमें मिलती है इंटरव्यू के माध्यम से। ये इंटरव्यू का एक पॉजिटिव रोल है। दूसरा, इंटरव्यू एक बहुत अच्छा मीडियम है कम्युनिकेशन का, इट इज अ सुप्रीम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज ए गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। दो ये इसके लाभ बताए गए। फिर जो दूसरा पार्ट है, पाठ का सेकंड पार्ट शुरू हो जाएगा। सेकंड पार्ट में उम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया जाएगा मुकुंद पद्मनाभन के द्वारा। उम्बर्टो इको जो है वो कौन है? ही इज अ प्रोफेसर एट अ यूनिवर्सिटी इन इटली, इटली में प्रोफेसर है एक यूनिवर्सिटी में। और उनकी क्या खूबी है, उन्होंने लिटरेरी फिक्शन लिखा है, उन्होंने एकेडमिक टेक्स्ट लिखा है, उन्होंने एसेज लिखे हैं, उन्होंने चिल्ड्रन बुक्स लिखी हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखे हैं। इतना सारा एक ही आदमी कैसे कर सकता है? ही इज अ नॉवेलिस्ट एंड एन एकेडमिक, ठीक है, वो एकेडमिक भी हैं और एक नॉवेलिस्ट भी हैं। लेकिन इतना सारा एक आदमी कैसे कर सकता है? इसके जवाब में उम्बर्टो इको कहते हैं कि आई हैव माई फिलोसफिकल इंटरेस्ट, मेरे अपने जो रुचि है, फिलोसफिकल इंटरेस्ट है, वही मैं सारी चीजों में वही शो करता हूँ, वही लिखता हूँ, ठीक है। तो आई एम डूइंग द सेम थिंग, मैं वही कार्य हर बार कर रहा हूँ। कैसे आप ये सब इतना सारा कार्य कर पाते हो? जब उससे ये पूछा गया तो उम्बर्टो इको बताते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, जिसको उन्होंने इंटरस्टाइसेस का नाम दिया है। एम्प्टी स्पेस बहुत सारा होता है आदमी के पास, वो कहते हैं हर आदमी के पास एम्प्टी स्पेस होता है, खाली स्थान होता है। खाली स्थान मतलब बहुत सारा ऐसा समय होता है दिन में, आप अपना टाइम टेबल चेक कीजिए, आपके पास भी बहुत सारा एम्प्टी स्पेस मिलेगा, ठीक है। तो उस एम्प्टी स्पेस को यूटिलाइज करते हैं। और ये भी कहते हैं कि मैं तो संडे वाला नॉवलिस्ट हूँ, मतलब कि आई राइट नॉवेल्स ओनली ऑन संडेज, मैं एम्प्टी स्पेस को यूज करता हूँ। वैसे मैं एक एकेडमिक हूँ और मुझे एक एकेडमिक के रूप में जाना जाए, नॉवेल्स तो मैं सिर्फ संडे को लिखता हूँ, ठीक है। वो अपने आप को नॉवेलिस्ट के तौर पे जाना पसंद नहीं करते, वो अपने आप को एकेडमिक मानते हैं और अपने आप को एकेडमिक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ पाते हैं, ठीक। फिर देखिए उनका एक नॉवल जिन्होंने उनको इतना मशहूर किया और लोग, जिसकी वजह से लोग उन्हें आज भी नॉवलिस्ट के नाम से जानते हैं, वो नॉवल था नेम ऑफ द रोज। नेम ऑफ द रोज, ये जो नेम ऑफ द रोज नॉवल था, इसके अंदर 3 सब्जेक्ट इन्वॉल्व थे। मेटाफिजिक्स भी था इसमें, थियोलॉजी भी था और इसमें हिस्ट्री भी था। तो इसका मतलब इट वॉज नॉट ए ट्रैश, ठीक है, ये कोई हल्का काम नहीं था, ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चीज इन्होंने लिखी थी और लोगों को बहुत पसंद आई। 2-3 मिलियन तो अकेले यूएसए में ही बिक गई थी कॉपीज, और पूरे वर्ल्ड में लगभग 10 से 15 मिलियन कॉपीज बिक गई, ठीक है। फिर उसकी कामयाबी के पीछे पूछता है मुकुंद की क्या राज हो सकता है, तो बताता है कि उम्बर्टो कि इट इज ए मिस्ट्री, ये रहस्य ही है, क्यों इतना हिट हुआ, क्यों इतना पॉपुलर हुआ, क्यों इतना फेमस हुआ। लेकिन मुझे लगता है, उम्बर्टो को कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही टाइम पे छपा शायद। अगर 10 साल पहले छपता द नेम ऑफ द रोज अगर 10 साल पहले छपता तो भी शायद इतना नहीं चलता, अगर 10 साल बाद छपता तो भी शायद नहीं चलता। इट वॉज पब्लिश्ड एट द राइट टाइम, ठीक है, शायद बिल्कुल सही समय पे छपा। लेकिन फिर भी इतना क्यों पॉपुलर हुआ, इतनी कॉपीज क्यों बिकी? द सक्सेस इज ए मिस्ट्री। अब वो सक्सेस जो है अब भी एक प्रकार का रहस्य ही है। आशा करता हूं कि आपको लेसन द इंटरव्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे लगे कि मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू।